नमस्कार, मेरा नाम है शालू नझावन और मैं शरण नामक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर नंदिता शाह ने शरण संस्था को शुरू किया आज से 15 साल पहले और डॉक्टर नंदिता शाह का एक मिशन है कि हमारा भारत बीमारियों से मुक्त हो जाए और हम सभी शरण टीम में जितने भी लोग हैं, हम सभी डॉक्टर नंदिता की मदद कर रहे हैं उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस, ऑनलाइन न्यूट्रिशन कंसल्टेशंस और ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। और इसी सिलसिले में आज का हमारा ये सत्र है, सेहत का खाना अपनी रसोई में पाना, और इसको प्रस्तुत करने आ रही हैं सोमना सचदेव, जो कि हमारे शरण टीम का एक हिस्सा हैं और वो फैसिलिटेटर हैं शरण के साथ। उन्होंने पेड़ पौधों से मिलने वाले संपूर्ण आहार की मदद से अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर किया है और अब वो यही ज्ञान हम सबके साथ बांटना चाहती हैं। सो बिना और देरी किए हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी सोमना जी को। धन्यवाद शालू मेरा परिचय देने के लिए, और आप सबको हमारी इस हिंदी के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, मेरी हिंदी में कोई कमी नजर आए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी और जीवन शैली की तरफ ले जाना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो मेरी कहानी इस प्रकार है। 2 साल पहले मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होती थी, यहाँ तक कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। बहुत दर्द होती थी। उसके अलावा मेरे को बहुत सारी बीमारियां भी थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और मेरे को हर महीना बहुत जबरदस्त हेडेक होता था, सिर में दर्द होता था, इंग्लिश में जो बोलते हैं माइग्रेन। तो हर महीने मेरे को माइग्रेन का अटैक होता था और हर दूसरे महीने मेरे को यूरिन का इन्फेक्शन होता था। उसके वजह से मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते थे। और मैं प्री डायबिटिक थी। प्री डायबिटिक यानी कि मेरे को डायबिटीज होने वाला है, पक्का होने वाला आएगा थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में। तो मैं प्री डायबिटिक थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत थकी हुई महसूस करती थी और मैं एनर्जी नहीं होता था मेरे पास में। हमेशा ऐसे मेरे को लगता था कि मैं लेटी रहूं, बेड से नहीं उठने का मन करता था। और फिर मैं सोची थी मैं क्या करूं, वजन भी नहीं घट रहा था। मैं जिम जा रही थी, जिम वालों ने मेरे को डाइटिशियन के पास भेजा। डाइटिशियन ने मेरे को बोला रोज अंडे खाओ सवेरे नाश्ते में, दोपहर को फिश खाओ उबली हुई सब्जियों के साथ, रात को चिकन खाओ उबली हुई सब्जियों के साथ। जो वो कह रहे थे मैं पूरा सब कुछ कर रही थी, फिर भी मेरा वजन नहीं घट रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं बहुत चिंता भी करती थी। पर मुझे ये तो पता था कि मैं कुछ एक बहुत अच्छी सेहत वाली जीवन में जीना चाहती हूँ। उसी वक्त भगवान ने मेरी सुन ली और उन्होंने मेरे को डॉक्टर नंदिता शाह और उनका संस्था शरण से जोड़ा। वहां पे शरण के 5 नियम हैं जो मैंने सीखा हुआ आपके साथ मैं सब शेयर करना चाहती हूँ। हाँ सॉरी, मैं जब डॉक्टर नंदिता के साथ जुड़ी तो मैं एकदम उसी टाइम ऑनलाइन गई और एक ऑनलाइन परामर्श लिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे विवेकपूर्ण फैसला था। उस 1 घंटे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने क्या सीखा? मैंने शरण के 5 नियम सीखे। 5 नियम है, जैसे 5 नियम को जैसे कई लोग कई तरह के नियम का पालन करते हैं, मैं शरण के 5 नियमों का पालन करती हूँ क्योंकि मैं अपना सेहत अच्छा रखना चाहती हूँ। तो पहला नियम है होल फूड्स, यानी कि पूर्ण आहार, जैसे कि साबुत अनाज, छिलके वाली दालें,
रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं, जैसे मैदा, सूजी, चीनी, वो सब रिफाइंड है और प्रोसेस्ड है, वो होल फूड नहीं है। दूसरा नियम है प्लांट बेस्ड, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त आहार, यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त आहार। तो और पर जानवरों से नहीं, जानवरों का जैसे दूध, मीट, अंडे, ये सब जानवरों से आते हैं, हम नहीं खाते, वो दूसरा नियम है पेड़ पौधों से प्राप्त आहार। पर जैसे सारे फल, सारे सब्जी, सारे अनाज, तरह तरह के अनाज, ये सब काजू, ड्राई फ्रूट सब खाने को बोलते हैं डॉक्टर नंदिता। और तीसरा नियम है ऑर्गेनिक, यानी कि जैविक खाद्य पदार्थ खाएं। मुझे नहीं समझ में आता कि आजकल जैविक खेती को लोगों ने उसको कुछ अलग से बना के दिखाया है, पर मेरे हिसाब से तो ये तो कुदरत की अपनी योजना है, कुदरत का तरीका है, जिसमें ना कीटनाशक और केमिकल वाली खाद पड़े उस खेती में। मैं समझती हूँ कि ये सही और सच्चा रास्ता है आगे इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और चौथा और पांचवा नियम है विटामिन B12 और विटामिन डी। चाहे आप मांसाहारी हो या शाकाहारी, ये दोनों विटामिन हमारे खाने से नहीं प्राप्त होते, इनको अलग से ही लेना पड़ता है, बाहर से ही लेना पड़ता है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने रसोई में क्या बदला। पहले तो मैंने अपने रसोई में बर्तन बदले। हम लोग पहले नॉन स्टिक का तवा यूज करते थे, एल्युमिनियम की प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम की कढ़ाई और वो एल्युमिनियम के पतीला चाय वाय बनाने के लिए, उनको सब हटा के मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई। मैं ये देखिए स्टील का प्रेशर कुकर, स्टील की कढ़ाई, और ये 3 प्लाई कढ़ाई है। आप 3 प्लाई या 5 प्लाई कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्टील का पतीला, और ये देखिए लोहे की तवा। इसमें हम लोग डोसा, चीला सब कुछ इसमें बनाते हैं, नॉन स्टिक में नहीं बनाते। तो बर्तनों को बदलने के बाद मैंने बदला अपना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, अनाज, साबुत अनाज। ये देखिए हम लोग पहले इडली जो है, हम लोग इडली को सफेद चावल के साथ बनाते थे, सफेद उड़द के साथ बनाते थे। अब इडली को हम लाल चावल, छिलके वाली उड़द के साथ बनाती हूँ। ये देखिए ये लाल वाले पोहे हैं, सफेद पोहे नहीं खाते। ज्वार का आटा, उससे हम रोटी बनाते हैं, और सारे दालें, और साथ में ये यहाँ देखिए ये है कुटकी, हम इसको चावल की तरह भी खाते हैं। और ये है वर्ग, एक मिनट मैं आपको हिंदी का नाम बताती हूँ, ये है कंगनी, नहीं सॉरी, ये है कोदरा, ये कोदरा है, और ये है कुटकी। तो ये भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जैसे चावल खाते हैं उबालते हैं, वैसे इनको भी हम उबाल के खाते हैं। तो ये है, मैंने बदला अपना सारा अनाज, पूरा अनाज। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग जो है खाने में तेल नहीं डालते, तेल बहुत हानिकारक है हमारे, उसमें सिर्फ चर्बी चर्बी है, और उसमें कोई रेशा नहीं है, कोई फाइबर नहीं है, और उसमें पोषण भी नहीं है। तो हम लोग जो हैं मूंगफली का, साबुत मूंगफली छिलके के साथ, या बादाम छिलके के साथ, या काजू, इनका हम मक्खन बनाते हैं। ये है काजू, सॉरी ये है मूंगफली का मक्खन, ये है काजू का मक्खन, ये है बादाम का मक्खन, और ये है तिल का मक्खन। तो मैं जब मेरे को बोला गया कि जानवरों का जैसे दूध वगैरह नहीं पीना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं कैसे बदलूंगी, पर बहुत आसान है, क्योंकि हम दूध बना सकते हैं
बादाम का, काजू का, मूंगफली का, सब तरह का दूध बना सकते हैं। मैं आपको वो थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए, ये हमारे मसाले हैं, राई, सरसों, ये जीरा, और ये है मेथी के दाने। इनको मैं भून के रखती हूँ, बिना तेल के भून के रखती हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बिना तेल के हम इनको भून के रख सकते हैं। आपको अभी देखो, एक मिनट में चूल्हा ले। ये देखिए, हम जब सब्जी बनाते हैं ना, तो हम उसको प्रेशर कुकर में नहीं करते, हम उसको भाप में पकाते हैं। ये देखिए, मैंने इधर मीठा कद्दू पकाया है, छिलका नहीं उतारा, क्योंकि अगर छिलका उतारते हैं तो ये होल नहीं रहता। और ये देखिए, आलू, आलू का भी मैंने छिलका नहीं उतारा, और शकरकंदी, इसका भी छिलका नहीं उतारा। और भाप में जब हम पकाते हैं तो उसका सारा काफी पोषण रह जाता है, पोषण इसमें खराब नहीं होता। तो ये है भाप में हम सब्जी पका के फिर इसको छौंक देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बिना तेल का मैं छौंक लगाती हूँ। तो ये जो कढ़ाई है, आप देख सकते हैं, इसमें एक भी बूंद तेल नहीं है। आप देखेंगे ये सरसों जो है अपने आप बिना तेल के चटकने लग जाएंगे थोड़ी देर के बाद। इसी तरह मैंने जीरा को भी भूना और वो मेथी के दाने को भी भूने, ऐसे बिना तेल के मैं ऐसे सूखे मसाले भून के बोतल में रखती हूँ। तो जब मेरे को खाना बनाना होता है तो आसान 2 मिनट में वो लेके निकाल के वो मैं छौंक लगाती हूँ। इसके बाद मैं आपको छौंक दिखाऊंगी बिना तेल का मैं कैसे छौंक लगाती हूँ सब। ये देखिए, आपको अभी आवाज आएगी, चटकने की आवाज आएगी आपको, अभी आप देखिए। पर आप देख सकते हैं कि ये भून रहा है। ये देखिए, इतनी बढ़िया तरह से ये भून रहा है। तो ये ऐसे हम लोग मसाले को बिना तेल के भूनते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ छौंक सब्जी की। अब आप देखिए, ये आवाज आ रही है चटकने की। ये हुए आपके सरसों चटक रहे हैं। तो अब मैं ये मीठा कद्दू का सब्जी छौंक लगाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसमें मेथी के दाने पहले से मैंने इनको भून के रखे हुए हैं, और ये सरसों के दाने। और अब मैं डालूंगी टमाटर और प्याज और अदरक। बिना तेल के मैं इन चीजों को भूनूंगी। और धीमी, आप जो है आंच को धीमी रखिए, नहीं तो जल जाएगा। और ये देखिए, अगर आपको लगे कि ये जल रहा है तो इसकी भी एक तरकीब है। आप जो है थोड़ा सा पानी डालिए। पानी जो है हमारा तेल है, ये है हमारा तेल, हम तेल में इस्तेमाल करते हैं। तो पानी डालने से क्या है कि वो जलेगा नहीं। तो इसको 2 मिनट हम भूनने देते हैं।
ये देखिए बिना तेल का एक प्याज भी भून रहे हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से ये पक रहे हैं। वैसे ही हम सब, मैं आज के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने राजमा बनाया है और आप देखेंगे बिना तेल का बिल्कुल आपके घर जैसे राजमा दिखेगा। और आज रक्षाबंधन के त्योहार पे मैं आपको एक मिठाई सिखाऊंगी, लड्डू सिखाऊंगी, नाचनी के लड्डू। हम बिना घी के, बिना तेल के, बिना चीनी के कितने टेस्टी स्वादिष्ट लड्डू सिखाऊंगी आपको आज। ये देखिए ये भून रहा है। अब मैं इसमें ये सूखे मसाले डालूंगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और मेरे को ये देखिए ये डेट्स के खजूर का पेस्ट है। ये हमारा चीनी है। चीनी के बजाय हम लोग खजूर का पेस्ट डालते हैं, केक्स में डालते हैं, हलवा में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, चटनी, इमली की चटनी में डालते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा मीठा चाहिए, क्योंकि हम मीठा कद्दू बना रहे हैं। ये देखिए मैं अपना तेल डाल रही हूँ। अब ये सब मसाले इकट्ठे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, फिर मैं सब्जी डालूंगी। अब मैं सब्जी डालूंगी। ये देखिए छिलका के बगैर, और सारा पोषण जो है वो छिलके के नीचे होता है, और छिलके में बहुत रेशा होता है, इसलिए छिलका नहीं उतारते हैं। छिलका जो है हमारे शरीर का झाड़ू है, अंदर जाके पूरी सफाई हो जाती है रेशे खाने से। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। मैं गैस को बंद, ये है सब्जी। सोमना, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है और इसे देखकर कहना मुश्किल है कि इसमें तेल नहीं लग रहा है। है ना? मेरे को भी ये शुरू में यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि सब खाने पकाने का तरीका बिना तेल। अब दूसरा नियम जो वो होल फूड्स आ गया, उसमें साबुत खाना, साबुत छिलका, तेल के बगैर नहीं, मैदा नहीं, सूजी नहीं, सब्जी जो है बिना छीले, मैं दिखाया आपको, मैं ऐसे खाती हूँ। और अब जो प्लांट बेस्ड है वो दूसरा नियम जो है, पेड़ पौधों से प्राप्त आहार, उसमें फिर हम दूध नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते। तो इसके बारे में शालू जो है वो हमारे संस्था, शरण संस्था में न्यूट्रिशनिस्ट है, वो हमें बताएगी कि क्यों नहीं खाना चाहिए मीट, अंडा, दूध। शालू, ओवर टू यू। धन्यवाद सोमना, आपने बहुत अच्छे से हमें दिखाया कैसे आसानी से हम मिनटों में तड़का बना सकते हैं। उतनी ही मेहनत लगती है जितनी कि तेल के साथ बनाने में लगती है, पर हमें स्वास्थ्य दुगना मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करूंगी। उम्मीद है आप सब देख पा रहे हैं। ओके।
तो सोमना ने हमें बताया 5 नियम जो शरण के हैं, और मेरा मानना है कि जो सबसे जरूरी नियम उन 5 में से है वो है कि हम जानवरों से आने वाली कोई भी चीज का सेवन ना करें और सिर्फ उन्हीं चीजों का सेवन करें जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। मांस और दुग्ध उत्पाद यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जो चीजें दूध से बनती हैं, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन हम अधिकतर करते हैं। जो जितनी भी चीजें हमें जानवरों से मिलती है उसमें सबसे ज्यादा हम इन 2 चीजों का सेवन करते हैं। और इसका कारण क्या है? हम पशु उत्पाद क्यों खाते हैं? क्यों हम वो चीजें खाते हैं जो कि हमें दूसरे जानवरों से मिलती है? उसका कारण है, मांस खाने के 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है स्वाद और दूसरा कारण है प्रोटीन। हमें ऐसा लगता है कि हमें मांस का स्वाद पसंद है, इसलिए हम उसे खाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं अभी आपके सामने एक कच्चा मांस का टुकड़ा रखूं तो क्या आपको उसे उठाकर खाने का मन करेगा? अगर आप किसी मुर्गी को या किसी बकरे को या किसी गाय को सड़क पे जाता हुआ देखते हैं या इधर उधर घूमते हुए देखते हैं तो क्या आपका मन करता है कि आप जाकर उसे पकड़ लें और अपने दांतों से उसे काट कर खा जाए कच्चा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमारा मन कर सकता है, क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। कुदरत ने हमें बनाया है फल और सब्जियां खाने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी पेड़ पे लटके हुए एक फल को देखते हैं तो हमारा बस एक ही मन करता है कि उसे पेड़ से तोड़े और उसे कच्चा खा जाए, अपने दांतों से काट कर खा जाए। कुदरत ने हमें वो सारे औजार दिए हैं जो हमें फलों और सब्जियों को खाने के लिए चाहिए, पर हमें वो औजार नहीं दिए जो हमें मांस खाने के लिए चाहिए। लेकिन एक शेर को और एक चीता को कुदरत ने वो औजार दिए हैं, जैसे कि उनके दांत और उनकी पाचन शक्ति। वो कच्चा मांस खाकर भी उसे पचा सकते हैं और बीमार नहीं पड़ते। लेकिन अगर हम कच्चा मांस खाने लगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो ये एक योजना है कुदरत की जो हमें समझना चाहिए कि हमें इस तरीके से नहीं बनाया गया कि हम पशुओं से आने वाली चीजों को खाएं, पशुओं की लाशें खाएं या फिर पशुओं से मिलने वाला दूध पिएं। और जहां तक बात है प्रोटीन की, हमें लगता है कि मांस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम उस प्रोटीन के लिए भी मांस खाते हैं। लेकिन हमें कितना प्रोटीन चाहिए? अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाएं तो ये हमारी किडनीज और हमारे लिवर के लिए एक बहुत भारी काम होता है कि उस प्रोटीन को पचाने के दौरान जो भी चीजें बनती हैं, जितना एसिड बनता है या जो भी चीजें शरीर में बनती हैं, उसको पचाने के लिए और वो सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी और हमारे लिवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम बार बार मांस खा रहे हैं तो हर वक्त हमारी किडनी उतनी ज्यादा मेहनत कर रही है और बहुत भार पड़ता है किडनी और लिवर पे, और ये किडनी और लिवर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आजकल किडनी और लिवर की बीमारियां इतनी आम हो गई हैं। मैं किसी को नहीं जानती हूँ जिनको प्रोटीन की कमी हो, पर मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें किडनी की बीमारी है, जिन्हें लिवर की बीमारी है। आखिर उसका क्या कारण है? क्योंकि आज के समय में हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। और स्वाद के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि कच्चे मांस का स्वाद हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। मांस को खाने लायक बनाने के लिए भी हमें उसे पकाना पड़ता है, हमें पेड़ पौधों से मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले उसमें डालने पड़ते हैं ताकि हम उसे खा सकें। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज को उसके प्राकृतिक रूप में नहीं खा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने उसे हमारे लिए नहीं बनाया और हमें उस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमने किया तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स पे आते हैं, दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से बनने वाली चीजें।
इनका सेवन हम क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है? हम उसका सेवन करते हैं क्योंकि हमें उसका स्वाद पसंद होता है या फिर हमें उससे कैल्शियम मिलता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है और वो अपनी माँ का दूध पीना शुरू करता है तो उसे अपनी माँ का दूध बहुत पसंद आता है, क्योंकि भगवान ने वो दूध उसके लिए बनाया है। लेकिन जैसे ही हम छोटे बच्चे का दूध छुड़ाकर, माँ का दूध छुड़ाकर उसे गाय का दूध देने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस बच्चे को वो दूध पसंद आता है? नहीं। पहली बार वो बच्चा रोता है, वो उस दूध को नहीं पीना चाहता, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती उसे वो दूध पिलाते रहते हैं, डरा कर, धमका कर, फुसला कर, जो भी करना पड़े हम वो करते हैं, पर अपने बच्चे को वो दूध पिलाते हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है, हमें ये सिखाया गया है कि गाय का दूध हमारे लिए अच्छा है। लेकिन गाय का दूध बच्चे को देने के वक्त भी हमें उसमें 1/3 हम दूध देते हैं और 2/3 उसमें हम पानी मिलाते हैं, या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही पानी मिलाते हैं और फिर उसको देते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है गाय के दूध को पचाना, क्योंकि वो दूध उसके लिए नहीं बना। और लगातार जबरदस्ती दूध पिला पिला कर हम उस बच्चे को मजबूर करते हैं कि वो उस स्वाद को पसंद करने लगे, और फिर हम दूध में चीनी डालकर और चॉकलेट डालकर और पता नहीं क्या क्या डालकर वो दूध बच्चों को पिलाते हैं, और ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सिर्फ एक ही दूध है जो कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, वो है उसकी अपनी माँ का दूध, और कोई भी दूध हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जहां तक कैल्शियम की बात है, हमें ये लगता है कि दूध में, गाय के दूध में बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन गाय का दूध इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि उस कैल्शियम को पचाने के लिए, उस कैल्शियम को शरीर उस कैल्शियम को यूज कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए हमें अपनी हड्डियों से, हमारे शरीर को हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर अल्कलाइन है और दूध एसिडिक है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए कैल्शियम हड्डियों से निकाल कर और तब वो दूध पच पाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गाय के दूध या भैंस के दूध या किसी भी दूसरे जानवर के दूध के सेवन से हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। और इस विषय पे काफी रिसर्च की गई है और ये पाया गया है कि जिन देशों में जानवरों के दूध का सेवन ज्यादा होता है, उन देशों में लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और अन्य जॉइंट्स और हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां ज्यादा होती हैं, उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार में देखें कि हमें पशु उत्पादों को क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों हमें एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मांस की। मांस महामारी का कारण है और हम ये सब देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना वायरस नामक महामारी है, जो कोविड-19 नामक महामारी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग जानवरों का शोषण किए जा रहे हैं, उनके मांस के लिए, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए। और पिछले कुछ सालों में जितनी भी महामारियां हुई हैं, ज्यादातर का कारण जानवरों का शोषण ही रहा है। अगर हमें आगे आने वाली महामारियों से बचना है तो उसका बस एक ही उपाय है कि हम जानवरों का शोषण बंद करें, उनका मांस खाना बंद करें, उनके शरीर के हिस्सों को अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। अगला कारण है कि ये स्वाभाविक नहीं है, हमारा दूसरे जानवरों का मांस खाना ये स्वाभाविक नहीं है। और इसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो हम उसे कच्चा नहीं चबाकर खाना चाहते, पर हम किसी फल को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसे खाएं। तो ये हमारा स्वभाव है कि हम फल और सब्जियां खाएं, लेकिन किसी जानवर को मार करके खाना ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में डाला गया है और हमें एक तरह से ये हमारे को ट्रेनिंग दी गई है कि ये हमारे लिए अच्छा है। बट अब समय है कि हम इस चीज को समझें और अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लें और खुद हम ये फैसला लें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मांस में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, जो कि हमने देखा कि
कैसे हमारी किडनी और लीवर के लिए वो नुकसानदायक है। बहुत अधिक वसा या चर्बी या फैट जिसे कहते हैं, मांस में बहुत ज्यादा फैट होता है, बहुत ज्यादा चर्बी होती है, और ये चर्बी क्या करती है, ये चर्बी जाकर के हमारे नसों में चिपक जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमारा जो खून का जो प्रवाह है, जो फ्लो है हमारे रक्त का, वो ठीक तरह से नहीं हो पाता, और उसके कारण कहीं कहीं पर वो खून का फ्लो वो रुक जाता है, खून का प्रवाह रुकता है, और जब वो रुकता है तो हमें दिल के रोग होते हैं, हमें हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं। अधिक मात्रा में फैट किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है हमारे शरीर में, और मोटापे का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। मांस में कोई फाइबर नहीं होता, जैसे कि सोमना ने बताया, फाइबर हमारे शरीर का झाड़ू है। अगर हम फाइबर नहीं खाते तो हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं हो सकता, और फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि मांस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों से आने वाले सभी चीजों में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जैसे कि फल और सब्जियां, और खास करके जब आप उसका छिलका नहीं हटाते तो आपको इतना ज्यादा फाइबर मिलता है कि कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर टिक ही नहीं सकती, फाइबर उसको निकालकर बाहर फेंक ही देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि फाइबर युक्त हर चीज हम खाएंगे, लेकिन फाइबर मुक्त कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और फाइबर खाने का एक और फायदा ये है कि अगर हम फाइबर वाली चीज खा रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, बहुत देर तक पेट भरा रहेगा, हम संतुष्ट महसूस करेंगे, और हम बार बार खाना नहीं खाएंगे, हम अपने काम के प्रति ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और ये सोचे बिना कि हमें खाना खाना है, बार बार भूख नहीं लगेगी, और बार बार नहीं खाने की वजह से मोटापा भी नहीं आएगा। मांस बहुत ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय है, हमारे शरीर में जाकर ये बहुत एसिड बनाता है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसमें काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, और हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितनी सारी बीमारियों का कारण है, खासकर कि जो दिल के रोग होते हैं, दिल, हार्ट डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, उनके लिए कितना ज्यादा हानिकारक है कोलेस्ट्रॉल। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा पेड़ पौधा या पेड़ पौधे से आने वाला कोई भी ऐसा खाना नहीं होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, क्योंकि पेड़ कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते, पेड़ पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते, सिर्फ जानवर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और हमें जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो हमारा शरीर खुद बना सकता है। हमें किसी दूसरे जानवर का कोलेस्ट्रॉल खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। मांस में बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानवरों को इतने खराब तरीके से रख रहे हैं फार्म्स में, जहां पर उनको बड़ा किया जाता है, उनको पाला जाता है, तो वहां पर उनको इतने खराब माहौल में रखा जाता है कि उनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, उनको बार बार चोट लगती है, और उन इन्फेक्शंस को दूर रखने के लिए एक रेगुलर तरीके से उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और जब वो इन एंटीबायोटिक्स को खाते हैं, फिर हम उनको खाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स छोटी छोटी मात्रा में हमारे शरीर में भी जाते हैं, और जब हमें कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, जब हमें सच में एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, तब ये एंटीबायोटिक्स हमारी मदद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक खाने से हमारा शरीर इन एंटीबायोटिक्स का आदी हो जाता है, और फिर जब हमें सच में जरूरत है, ये हमें कोई मदद नहीं कर पाता। इसलिए बहुत दुख की बात है कि आजकल लोग ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जो कि आसानी से एक एंटीबायोटिक डोज से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अब ये एंटीबायोटिक्स हमारे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि हम इन्हें इतना ज्यादा खा चुके हैं। हार्मोन्स ऐसी चीज है जो कि मांस में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानवरों को लगातार इंजेक्शंस लगाते रहते हैं, और खास करके चिकन, मुर्गियों को इतना ज्यादा दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो, जल्दी से जल्दी वो वयस्क हो जाएं, जल्दी से जल्दी उनका वजन बढ़ जाए, और उन्हें बेच करके हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और ये हार्मोन्स जब हम जानवरों को खाते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, और जो हमारे शरीर का एक हार्मोन्स का एक बैलेंस होता है, उसको ये
खराब कर देते हैं। और जब वो बैलेंस खराब होता है तो हमें हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज और कितनी अलग अलग तरह की हार्मोनल बीमारियां हैं जो कि एक आम बात बन गई है अब। तो हमें दूसरे जानवरों का हार्मोन्स अपने शरीर में लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शरीर का हार्मोनल बैलेंस जो है वो सही रखने के लिए हमें मांस से दूर रहना बहुत जरूरी है। और तनाव तनाव यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अब हमें सुनने को मिल रहा है, आजकल न्यूज में भी बहुत आ रहा है, इस पे बहुत चर्चा हो रही है कि तनाव से कैसे बचें, क्या करें। लेकिन इतना आसान है, मैंने देखा है अपने पेशेंट्स के साथ, हमने हमारे शरण टीम में इतने सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस था, जिनको डिप्रेशन था, लेकिन सिर्फ जानवरों से आने वाली चीजों को खाना रोक करके उन्होंने अपने डिप्रेशन को खत्म कर दिया। वो डिप्रेशन मुक्त हो गए, वो तनाव मुक्त हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जानवर हम काट के खा रहे हैं, उन जानवरों को पता है कि वो कटने वाले हैं, वो मरने वाले हैं। और आप समझिए कि अगर हमें पता हो कि हम अभी मरने वाले हैं अगले 10 मिनट में, हमारे अंदर कितना स्ट्रेस होगा, हमारे अंदर कितना तनाव होगा। हमारा जो एड्रेनलिन होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो बिल्कुल अपनी ऊंचाई पे होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जब जस्ट मरने के पहले एक जानवर के लिए। तो उस अवस्था में हम उस जानवर को मारते हैं और उसका इतना सारा एड्रेनलिन जो उसके मांस में मौजूद है वो हम खाते हैं, और वो एड्रेनलिन हमारे अंदर जाकर हमारे लिए तनाव पैदा करता है, हमको डिप्रेशन देता है और कई सारे मानसिक रोग पैदा करता है, और हम ये बात समझ नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन होता है। तो अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें तनाव है तो हमें भी तनाव होगा। मांस कैंसर बढ़ाता है। मांस कई अलग अलग किस्म के कैंसर से जुड़ा हुआ है, इस पे काफी रिसर्च की गई है। और कैंसर का होना एक अलग बात है, लेकिन कैंसर का इस हद तक बढ़ जाना कि वो जानलेवा हो जाए, वो एक अलग चीज है। और वो काम मांस बहुत अच्छी से कर सकता है कि वो हमारे कैंसर को बहुत ही तेज गति से बढ़ाता है। मांस सूजन को भी बढ़ाता है, और अगर हमें कहीं चोट लगे या कुछ हो तो मांस एक ऐसी चीज है जो कि उसको घाव को जल्दी भरने नहीं देता और सूजन को कम नहीं होने देता। और सबसे जरूरी चीज, मांस हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। हम सब जानते हैं हमें कितनी ज्यादा जरूरत है अभी हमारी इम्यूनिटी की। कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर हमें कोविड से नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें कोविड से बचा सकती है, वो है हमारी इम्यूनिटी। और मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी यहाँ अपनी इम्यूनिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहता। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं समझौता अपनी इम्यूनिटी के साथ, तो सबसे पहले मांस का सेवन बंद किया जाए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दुग्ध उत्पाद यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। और इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि दूध और मांस ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल समान है, क्योंकि इनमें जो अवगुण है वो सब एक जैसे हैं। दूध में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है, बहुत अधिक मात्रा में वसा यानी कि फैट, चर्बी बहुत ज्यादा होती है। इसमें कोई फाइबर नहीं होता, ये बहुत ज्यादा अम्लीय यानी कि एसिडिक है। इसमें काफी एंटीबायोटिक्स होते हैं और काफी हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स पे मैं बस ये बताना चाहूंगी कि जैसे जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है या गर्भवती होती है तो उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, काफी बदलाव आते हैं शरीर के अंदर। और ये बात गायों और भैंसों के लिए भी सही है। जब वो गर्भवती होती हैं तो उनके शरीर में भी काफी सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और साल के 12 महीने में से लगभग 9 महीने एक गाय को गर्भवती रखा जाता है, स्पेशली डेयरी फार्म्स जो हैं उनमें। तो और उन 9 महीनों में उनका दूध भी हम निकालते हैं, वो गर्भवती भी हैं और हम उनका दूध भी ले रहे हैं। और जब वो गर्भवती हैं उनके हार्मोन्स इतने ज्यादा हैं, उस समय जब हम उनका दूध लेते हैं तो उनके दूध में वो सारे हार्मोन्स मिले हुए होते हैं।
और उन हार्मोन्स को हम जब पीते हैं तो फिर वही होता है जो कि मांस खाकर होता है। हार्मोन्स हमें अलग अलग तरह के हार्मोनल बीमारियां देते हैं। तो हमें हार्मोनल बीमारियों को अगर ठीक करना है या उनसे दूर रहना है तो दूध और मांस से दूर रहें। और इसके साथ साथ दूध में मवाद यानी कि पस भी बहुत होता है, खून भी बहुत होता है। और आपको जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी सरकार इस चीज की अनुमति देती है कि थोड़ा बहुत पस और थोड़ा बहुत खून चलता है। अगर आप दूध में वो मिला हुआ है और वो दूध आप बेच रहे हैं किसी के पीने के लिए, किसी बच्चे के पीने के लिए या किसी बूढ़े के पीने के लिए, तो चलता है। थोड़ा बहुत पस और खून आप दूध में मिलाकर बेच सकते हैं। तो जब आपको सरकार ये अनुमति दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो अनुमति देती है उससे कई ज्यादा पस और खून दूध में मिला हुआ होता है। और मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी दूसरे जानवर का पस या खून पीना चाहेगा। और इसके साथ साथ दूध में यूरिया भी मिलाया जाता है ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। और ये यूरिया कुछ नहीं है, एक प्रकार का जहर है, एक प्रकार का केमिकल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से दूर रहें तो हमें दूध से भी दूर रहना पड़ेगा। और दूध से बनी हुई सारी चीजें जैसे कि दही, पनीर, मक्खन, चीज, इन सभी चीजों से हमें दूर रहना होगा। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि शाकाहारियों और मांसाहारियों को एक ही तरह की बीमारियां क्यों होती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि दूध, अंडा, मांस ये सब एक समान है। इन सब में एक ही जैसे अवगुण हैं और कोई गुण नहीं है। दूध मांस का तरल रूप है, इसलिए हमारे लिए दूध, अंडा, मांस सब बराबर है हमारे शरीर के लिए। और इसलिए भले ही हम कहें कि हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी हमें वही सेम बीमारियां होंगी जो कि एक नॉन वेजिटेरियन को या एक मांसाहारी को होती है। और ये तो वो चीजें हुई जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इन चीजों का एक और पहलू भी है। और वो पहलू है हमारा मौलिक पहलू, हमारी मानवता और जो क्रूरता हम जानवरों के साथ कर रहे हैं वो पहलू। तो इस विषय पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हर वो इंसान जो अपने स्वाद के लिए, अपने मजे के लिए एक बेजुबान जानवर की जान लेता है, सही मायनों में जानवर वो खुद इंसान है। किसी का हक नहीं बनता किसी की भी जान से खेलने का, भले वो जान एक छोटी सी चींटी की हो या फिर किसी बड़े से हाथी की। कोई तुझको काटेगा तो कैसा तुझको लगेगा, तुझको जलते अंगारों पे जब कोई सेकेगा। तेरी चीखें सुनने वाला जब कोई ना होगा, तब तुझको उन बेजुबानों का तजुर्बा होगा। ये जान तो जान है ना, तू इंसान है ना, कि वो बेजुबान है ना, तू तो इंसान है ना। तू खुद को उड़ते पंछी की एक बार जगह पे रख, दाना पानी के खातिर तू यहाँ वहाँ तो भटक। गलियों के वो कुत्ते जो आवारा तू कहता है, वो तुझसे बेहतर है जो अपने में ही रहता है। ये जान तो जान है ना, तू इंसान है ना, कि वो बेजुबान है ना, तू तो इंसान है ना। गर्भवती हथनी का तुमने जैसे खून किया है, सामने आओ दुनिया के घर माँ का दूध पिया है। हम मिलकर बेजुबान
बना के रहेंगे, ये जान तो जान है ना, तू इंसान है ना, कि वो बेजुबान है ना, तू तो इंसान है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं, हम जो भी करते हैं, उसका जानवरों पे क्या असर पड़ता है, और ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इस दुख को और इस कष्ट को रोकना बिल्कुल हमारे हाथ में है। तो सोमना, सोमना, धन्यवाद शालू। यस, इतना मेरी आंखों में आंसू आ रहे। okay. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दूध के बजाय गाय को दूध को छोड़ के मैं अपने घर में 2 तरह के दूध बनाती हूँ। एक तो जय का बना हुआ है, ये ओट्स का बना हुआ है, और ये बादाम। ये देखिए बादाम का छिलका भी है इस दूध में, हम छिलका को नहीं फेंकते इसमें। इसके साथ मैं अपने दलिया, अपने केक, अपने पुडिंग, अपनी खीर इसी दूध के साथ बनाती हूँ। और ये देखिए, ये है दही, घर में बनी हुई दही। देखिए ये मैंने मूंगफली के साथ बनाया है। इसके साथ मैं रायता भी बनाती हूँ, कढ़ी भी बनाती हूँ। और ये है घर में बना हुआ सफेद मक्खन, गाय के दूध का नहीं। ये देखिए, इसको मैं अपने टोस्ट के ऊपर फैला के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल मक्खन जैसे फैलता है। ये है टोस्ट और मक्खन। अब मैं आपको दिखाऊंगी चीज। मैं चीज, देखिए चीज बनाती हूँ घर में काजू के साथ। इसके साथ बहुत बढ़िया चीज टोस्ट बनता है। मैं आपको चीज टोस्ट दिखाती हूँ। तो ये हो गए दही, मक्खन, दूध और चीज। ये देखिए चीज टोस्ट मैंने बनाया उस चीज के साथ, और इसको मैं चटनी के साथ खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसमें ना गाय का दूध का चीज, ना कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, सब पूरा पोषण है इसमें, और कितना स्वादिष्ट भी है। ये देखिए दही का दही बड़ा मैं बनाती हूँ घर में। ये बड़े जो हैं तले हुए नहीं हैं। और सांबर वड़ा, देखिए ये भी बड़े तले हुए नहीं हैं, ये सांबर वड़ा बनाया है। और ये देखिए आइसक्रीम बनाया है घर में, चॉकलेट आइसक्रीम। उसके ऊपर मैंने ये काजू बादाम पीस के डाले हुए हैं। ये दूध का नहीं, ये गाय के दूध का नहीं है, ये जय के दूध का बना हुआ है ये आइसक्रीम। पहले मैं जब आइसक्रीम, पिज्जा, चीज टोस्ट खाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। चाट पकौड़ी और तले हुए चीजें खाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मजा आता है, क्योंकि ना तो बीमार होने का डर रहता है, ना वजन बढ़ने का डर रहता है। मुझे बहुत अच्छा, बहुत मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ खाने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी फल और सब्जियां और फल। हमें सारे फलों और सब्जियों के सारे रंगों को खाने चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोषण मिलता है। तो ये देखिए गाजर, गोभी, ब्रोकली, कच्चा आम, शिमला मिर्च, पीला, लाल टमाटर, कच्चा केला, कच्चा पपीता, चुकंदर, गोभी, एक पर्पल कलर का गोभी, अदरक, लहसुन। और ये देखिए फलों में अनानास, आम, केला, चीकू हम ऐसे खाते हैं बिना छील के, क्योंकि छिलका हम खा सकते हैं। ये अनार,
ये है सारे फल और फल और सब्जी जो हम खा सकते हैं। फलों पर एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फलों और सब्जियों और अनाज, इनका पाचन का समय अलग रहता है। इसलिए हम आमतौर से कहते हैं कि फलों और सब्जियों को अनाज और फलों को सब्जियों और अनाज के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब मैं आपको मंजुला को बुलाऊंगी। मंजुला मेरे घर में खाना बनाती है। मंजुला को पहले डायबिटीज था, अब 2-1.5 साल से उसको डायबिटीज नहीं है। वो मेरे साथ ऑर्गेनिक खाना, उसने अंडा सब छोड़ के जो मैं उसको खिलाती हूँ वही खाती है। 1 महीने में उसकी डायबिटीज चली गई। सारे दवाइयाँ खाती नहीं है बिल्कुल, और उसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो मंजुला बताइए सबको, तमिल में बताइए। வணக்கம், என் பேர் மஞ்சுளா. எனக்கு 1.5 வருஷமா சுகர் இருந்தது. நான் மாத்திரைலாம் போட்டுட்டு இருந்தேன். டாக்டர்கிட்ட போய் வந்து அப்பெல்லாம் அடிக்கடி டயர்ட் ஆயிடும், ஒரு மாதிரி மயக்கம் வரும், திடீர்னு தலைவலி இருந்தது. இப்போ எல்லாம் மேம் இப்படி சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. அதுல இருந்து எனக்கு அந்த டயர்ட் வச்சு மருந்து மாத்திரை எதுவும் சாப்பிடல, அதுவும் சரியாகுது. தலைவலி எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வருது, எல்லாம் சரியாகுது. இப்ப நல்லா இருக்கிறேன். முதல்ல இருந்த டயர்ட் எல்லாம் இப்ப இல்ல, நல்லா இருக்கு உடம்பு. மாத்திரை எல்லாம் எதுவுமே போடுறது இல்லை, எதுக்குமே மாத்திரை போடுறது இல்ல, இப்போ நல்லா இருக்கிறேன். धन्यवाद, थैंक यू। सो मंजुला ने कहा कि अब वो एक भी दवाई नहीं खाती है। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि दवाई ऐसे उसकी छूट जाएगी, बिल्कुल नहीं यकीन हुआ। पर अब तो, और सब उसके गांव में जो है, उसके कजिन सिस्टर है, उन सबको डायबिटीज है। वो यहाँ से उनको बताती है कि कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए। उनका भी शुगर अभी काफी कम हुआ है। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू। मैंने कहा ना, रक्षाबंधन के लिए मैं आपको एक लड्डू दिखाऊंगी। उसमें 3 इंग्रेडिएंट है, 3 सामग्री है। एक डेट्स, देखिए डेट्स, इनका बीज था, बीज इसके अंदर था, बीज को मैंने निकाल दिया। और ये है नाचनी का आटा, और ये है मूंगफली छिलके के समेत, इनको मैंने भूना है हल्का। अब ये नाचनी का आटा मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे भूनूंगी, बिना घी के, बिना तेल के, और लड्डू हम बनाएंगे। ये बहुत जल्दी भून जाता है, पर इसका रंग नहीं बदलेगा। जैसे बेसन का रंग बदलता है, इसका रंग नहीं बदलेगा। ये बस जब हल्का, ये गरम जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये रेडी है, तैयार है, कच्चा नहीं है। इस लड्डू में मैंने नाचनी का आटा डाला है, पर आप बेसन भी डाल सकते हैं। पर सबसे टेस्टी तो मेरे को नाचनी का आटा लगता है, और नाचनी में बहुत कैल्शियम होता है, और स्वादिष्ट भी है, और पेट के लिए भी हल्का है। सोमना, क्या हम ये नाचनी का आटा किसी भी मौसम में खा सकते हैं? यस, सब मौसम में खा सकते हैं, कोई भी मौसम में, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कभी भी खा सकते हैं। दो मिनट और, अभी इतना गर्म नहीं हुआ। जैसे गर्म हो जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी आंच को। और नाचनी में बहुत रेशा होता है, तो हमको रेशा, जिसमें रेशा है वो खाना चाहिए। तो नाचनी बहुत बढ़िया है, और डेट्स में भी बहुत रेशा है, बहुत फाइबर है, मूंगफली में भी बहुत फाइबर है। इसका छिलका में कितना फाइबर है। ये अब हो गए हैं, ये हो गया है तैयार, क्योंकि ये मैंने छुआ है और ये बहुत गर्म हो गया है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं मिक्सी में तीनों चीजों को मिला के
दिखाऊंगी आपको। तो जब मैंने अपना रसोई बदला तो बर्तन को बदलने के बर्तन भी बदले, और मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉटेज वाली मिक्सी लेके आई, क्योंकि इसमें हमको वो मूंगफली का मक्खन वो सब बनाना होता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मिक्सी जिसका 900 वॉट के ऊपर वाला मिक्सी मैं लेके आई हूँ। तो इसमें मैं अब आपको दिखाऊंगी लड्डू कैसे बनाते हैं। हम इसमें खजूर डालेंगे, मूंगफली डालेंगे, मूंगफली, खजूर और रागी का आटा तीनों एक ही क्वार्टर कप लिया है मैंने, एक ही नाप का, सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। इसको थोड़ा ऐसे मिलाना पड़ेगा बीच बीच में। एक बार और मिलाएंगे, बस ये देखिए जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। ये देखिए अब ये जुड़ गया है, तो अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। इसको थोड़ा ऐसे इकट्ठा करके के लड्डू आप बनाइए, जो साइज आपको पसंद आए, छोटे बड़े आपकी मर्जी। इसको आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हो, खराब नहीं होगा। तो ये हो गए हैं लड्डू। ये मेरा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरा खाने का प्लेट ऐसे दिखता है। मैं अपने प्लेट को 4 हिस्से में डिवाइड करती हूँ। तो एक हिस्से में चावल या रोटी, एक हिस्से में दाल, राजमा। ये तो आज मैंने राजमा बनाई है। देखिए इसमें ना तेल है, घी, मक्खन कुछ भी नहीं है। और ये है रायता, ये घी का रायता है। ये घी के रायते में हमने घिया का छिलका नहीं उतारा, और ये घिया कच्चा है। हम घिये को कच्चा ही रखते हैं, तो ये सलाद के जैसे हो जाता है। 1/4 में हमको कच्ची सब्जी खानी चाहिए, तो या तो आप रायता खा सकते हैं कच्ची सब्जी के साथ, या सलाद ऐसे काट के, जैसे मर्जी आपकी। और ये देखिए सब्जी हम लोगों ने साथ इसको खट्टे हमने इसको झोंका था। ये है सब्जी मेरी, और साथ में हरी मिर्च, और ये मेरा अचार है बिना तेल का, नींबू का अचार। तो ये है मेरा प्लेट। और साथ में ये देखिए आप अभी इसमें सारे नियम, 5 नियम इसमें कंप्लीट हो गए हैं। ये है मेरा विटामिन B12 और विटामिन डी जो मैं खाती हूँ। अब ये आप देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, 2 साल हो गए हैं, मेरे को कोई माइग्रेन नहीं होता, मेरे को यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होता। 2 महीनों में मेरा घुटनों का दर्द चला गया था, और अब मैं बहुत शांत रहने लग गई हूँ। और
अब मैं थकती भी नहीं हूँ, इतना कि मेरे बच्चे मेरे को अथक बुलाते हैं। अथक का मतलब जो इंसान थकता ही नहीं है। वो बोलते हैं आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई है, कैसे आप थकते नहीं हो। मैं थकती नहीं हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं काम करती रहती हूँ पूरा दिन। और मेरा वजन भी घटा, 15 किलो मेरा वजन घटा। और अब मैं बहुत शक्तिशाली महसूस करती हूँ, और मैं बहुत जैसे कि खुश, पॉजिटिव रहती हूँ, चिंता नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और जब से मैंने शरण जीवन शैली का अनुसरण किया है, कर रही हूँ, तब से मेरे तन मन का सेहत भी बहुत बेहतर हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि इंसान के शरीर में भगवान रहते हैं। इंसान के शरीर का कुदरत की एक बहुत अनमोल रचना है, जिसे हमें इज्जत करनी चाहिए। जब मैंने वनस्पति जगत पूर्ण आहार अपने लिए अपनाया, तब मुझे अपने अंदर से ही एक आवाज आई, और जैसे कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम ये मत देखो कि तुम क्या छोड़ रही हो, ये देखो कि तुम क्या पा रही हो। और सच्ची में मुझे अपनी स्वस्थ हुई हुई स्वस्थ वापस मिल गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोमना आपका। आपने आज हमारे साथ इतना जानकारी बांटी और इतने सरल रूप से बांटी। और हाँ, हम लोग जानते हैं कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, आप हमेशा खुश रहती हैं और आपसे बात करके हमेशा खुशी मिलती है। और ये इस बात का सबूत है कि आपको कितना फायदा मिला है शरण जीवन शैली से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने इतने अच्छे से हम लोगों को ये बात समझाई कि कैसे हम अपनी एक आम रसोई को एक ऐसी रसोई में बदल सकते हैं जो कि हमारे जीवन को स्वाद और स्वास्थ्य दोनों से भर देगी। करेक्ट, यस। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी लोगों का जिन्होंने आज जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। और मैं कामना करती हूँ कि ये सेशन आपके जीवन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा मोड़ होगा, जहाँ से आप अपने स्वास्थ्य के लिए जो नई जर्नी शुरू कर रहे हैं उसकी ये शुरुआत होगी।